कल्पना शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति, ये तीनों पावर्स प्रकृति ने हमें दी है। ये जो तीनों पावर्स है साथियों, ये हर किसी को एकदम बराबरी में प्रकृति ने दी है। किसी को कम या किसी को ज़्यादा ऐसा किसी को नहीं दिया है। तो दोस्तों, ये अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है कि कौन उसका उपयोग अपने अपने लिए किस किस अनुपात में करता है। ये हमारी अपनी पर्सनल इंडिविजुअल विजन्स के अनुसार हम उसका उपयोग करते हैं। ये इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति और क्रिया शक्ति, ये पावर्स का यूज़ हम कैसा कर सकते हैं, इस पर थोड़ा हम विचार करेंगे। दोस्तों, पिछले भागों में हमने देखा है कि हमारे मनस के 5 अलग-अलग सेक्शंस हैं और ये पाँचों सेक्शंस हर जगह पे, हर इंसान में कहीं न कहीं, किसी न किसी वक़्त एक्टिवेट होते ही रहते हैं। फिर भी अभी पहले 2 सेक्शंस को हम छोड़ देते हैं, यानी कि जड़ मनस और क्षिप्त मनस। इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे और बाद में के ऊपर के जो एकाग्र मनस और निरुद्ध मनस, ये 2 सेक्शन जो है, इनको भी अभी फ़िलहाल के लिए हम रहने देते हैं। अभी हम जो फ़ोकस करते हैं वो सिर्फ़ हमारे विक्षिप्त मनस पे करते हैं। ये विक्षिप्त मनस वो है दोस्तों, जो हर इंसान में 80-90% एक्टिवेट रहता ही है। बाकी जो 10% है, वो ये जो चारों सेक्शंस है वो एक्टिवेट रहते हैं। पर सबसे ज़्यादा एक्टिवेट रहने का जो अनुपात है वो विक्षिप्त मनस का है, हर साधारण व्यक्ति के लिए। अगर हम किसी पागल खाने जाए या कहीं मंद बुद्धि के बच्चे जहाँ रहते हैं वहाँ जाए, तो उनकी जो सेंटर्स एक्टिवेट है वो मूल मनस के सेंटर्स ज़्यादा एक्टिवेट है। वो किसी का 70% एक्टिवेट है, किसी का 80% है, किसी का 40% है। यानी हमारे अनुपात में उनका ज़्यादा एक्टिवेट है। तो चलिए अभी इसको हम अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, एक बार पुरानी थियरी में फिर से शॉर्ट में दोहरा दूँ कि 9 ग्रहों से आने वाले सारे पावर्स, सारे इम्पल्स हमारे महत्त्व में जो 7 सेंटर्स है उसे रिसीव करते हैं। सारे के सारे इम्पल्सेस अंदर नहीं जाते, यानी सारे की सारे इम्पल्सेस परमात्मा तक नहीं पहुंचते जो हमारे अंदर बैठा हुआ है। उसमें कि कुछ इम्पल्सेस वापस रिफ्लेक्ट होते हैं हमारी अहंकार की सतह से। ये जो महत्त्व के अंदर ग्रह से लेके परमात्मा तक बीच में एक सतह है, अब हमारे अपने अहम की सतह। उस अहम की सतह से रिफ्लेक्ट होकर कुछ इम्पल्सेस बाहर की ओर जाते हैं। वो इम्पल्सेस हमारे मन में जाते हैं, जो ये मन के 5 सेक्शंस है, उस 5 सेक्शन से वो बाहर प्रक्षेपित होते हैं। और वो जैसे जैसे बाहर प्रक्षेपित होते हैं वो विचारों का रूप लेकर प्रक्षेपित होते हैं। और विचार रूपी पावर्स में वो जब बाहर प्रक्षेपित होते हैं तो फिर हमें उसके आगे एक्शंस बनते हैं हमारी, और हमारे रिएक्शंस बनते हैं। जैसे जैसे हम आगे एक्शंस करते जाएंगे हमारे विचारों के अनुसार, वैसे वैसे आगे से हमको रिएक्शंस मिलती जाएंगी और ये घटनाक्रम हमेशा हर पल चलते रहता है। प्रकृति के इस बहाव में हर कोई व्यक्ति इसी तरह बह रहा है और ये सब दोस्तों ऑटो मोड पे चल रहा है। इसमें कोई खुद अपने तरफ से कुछ नहीं कर रहा है। बहुत कम लोग हैं जो इसमें थोड़ी सी दखलंदाजी करते हैं, थोड़ी सी अपनी इच्छा अनुसार अपने इस प्रकृति के सिस्टम में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। वो सब अपने आप पे कंट्रोल करके ही वो कर सकते हैं।
जब तक कोई व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा, तब तक प्रकृति के इस नियम में, इस कार्य के अंदर, इस ऑटो मोड पर कहीं पर भी वो दखलंदाजी नहीं कर सकता। इसलिए जो कुछ भी हमारे साथ घटित होते रहता है वैसा हमको देखना पड़ता है। तो चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम हमारी कल्पना शक्ति, इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति के अनुसार थोड़ा बहुत भी इसमें, इस प्रकृति के कार्य में दखल अंदाजी करना चाहे तो प्रकृति हमें थोड़ा सा इजाज़त देती है। हमारी अपनी शक्ति के अनुसार हमको उसकी इजाज़त मिलती है। इस ऑटो मोड पे बहने वाली हमारी इस ज़िंदगी को हम थोड़ा बहुत हमारे इच्छा से, हमारे संकल्प से, हमारे कार्य से कुछ ना कुछ अनुपात में हम उसमें थोड़ा सा बदल कर सकें, इतना प्रकृति हमें, इतनी सहूलियत प्रकृति हमें देती है। दोस्तों, अगर हम गौर से देखें हमारे ओर, तो हमारी जो सांस है वो नेचुरल चल रही है। इस सांस को हम अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो सांस अभी हमारी प्रकृति चला रही है, ये हमारे हाथ में नहीं है। दोस्तों, इस सांस को कितने अनुपात में हमें अंदर लेना है और कितने अनुपात में हमें इसे बाहर छोड़ना है, यह हमें प्रकृति ने जो नियम से ऑटो मोड पे रखा है, बस उसी ऑटो मोड पे हमारी सांस चल रही है। पर अगर हम चाहे, हमारी इच्छा से हम इसे थोड़ा 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 कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे पुरातन ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च करके, अभ्यास करके इस सांस को कंट्रोल करने का एक नुस्खा बनाया। इस नुस्खे को उन्होंने प्राणायाम नाम दिया। प्राणायाम, आयाम बोले तो व्यायाम, यानी तो उसका कंट्रोल, प्राण का कंट्रोल करना ऋषि मुनियों ने हमें प्राणायाम के जरिए सिखाया है। इस प्राणायाम को करके हम बहुत अच्छी तरह से हमारे प्राणों को कंट्रोल में कर सकते हैं, यानी कि हमारे सांस के लेने के ऑटो मोड को हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हमारी सांस हमारे थोड़े बहुत कंट्रोल में आ जाती है, तो सांस से बंधा हुआ है हमारा ये रिसीविंग सेंटर, हमारा महत्त्व इस सांस से बंधा हुआ है। सांस के कम ज़्यादा अंदर बाहर जाने की जो भी गति है, इस गति के साथ महत्त्व की गति बंधी हुई है। महत्त्व के गति के साथ अंदर के सातों सेंटर्स जो है हमारी सातों अंतःप्रेरणा के, उन सातों अंतःप्रेरणा के सेंसर्स को भी, उसके गति को भी सांस में बंधा हुआ है। प्रकृति ने हर किसी को एक दूसरे में बांधा हुआ है। सांस के गति का हमारे हृदय के धड़कन के ऊपर भी बहुत गहरा असर होता है। हमारे खून के बहने पर भी सांस के गति का बहुत सारा असर होता है। यानी कि जैसे ही हमारे शरीर के ऊपर हमारा सांस का कंट्रोल होता है, वैसे ही हमारे मन के विचारों पर भी सांस का कंट्रोल होता है। इस श्वसन क्रिया से अगर हम थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस करके हमारे मन पर कंट्रोल कर पाए, तो हम हमारे विचारों पर कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर विचारों पर कंट्रोल हुआ तो फिर कर्मों पे कंट्रोल हो जाएगा, और कर्मों पर कंट्रोल हो गया तो निश्चित ही आगे हमारे हर डेस्टिनी के ऊपर, हमारे सारे गतिविधियों के ऊपर हमारा थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाएगा। दोस्तों, आपके मन में ये हमेशा प्रश्न आएगा मेरी बातें सुनकर कि ये सब बातें जो आप बता रहे हो, ये सब बुढ़ापे में करने की है। अभी हम ये सब ध्यान व्यान करते हुए, प्राणायाम करते हुए क्यों टाइम वेस्ट करें? तो दोस्तों, ये जो भी सारी बातें मैं बता रहा हूँ,
ये सिर्फ अपने लाइफ की प्रैक्टिकल्स है। ये प्रैक्टिकल्स को अगर हम 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट इतना सा अगर वक्त दिए, सारे ज़िंदगी में पूरे 24 घंटे में अगर हम 20 मिनट हमारे इस प्रैक्टिकल के लिए निकालें, तो दोस्तों सारी ज़िंदगी बदल सकते हैं हम इस प्रैक्टिस से। और मैं हर बात जो है ये आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मन गढ़ंत बातें ऐसा बिल्कुल नहीं। सिर्फ आपको संकल्प करना है, सिर्फ आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करना है, और ये प्रैक्टिकल तुरंत आपको असर नहीं करेगा, क्योंकि हमारे मन को उतनी आदत नहीं है। और ये क्यों असर नहीं करेगा, इसका मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ। हमारे पुराने ज़माने में जब बच्चा साइकिल सीखता था, तब उसको वो एक तो छोटी साइकिल नहीं मिलती थी, उसको बड़ी साइकिल मिलती थी। उसमें वो पैर डाल के ऐसा कैंची से वो साइकिल चलानी पड़ती थी। उसके हाइट के उतनी ही वो साइकिल रहती थी, बहुत वज़नदार रहती थी। अभी के जैसी हल्की वाली साइकिल नहीं रहती थी, बहुत हेवी साइकिल रहती थी। फिर सबसे पहले तो उसको घर वालों के ताने खाने पड़ते थे, अरे साइकिल को मत छेड़, अमका मत कर, वैसा मत कर। फिर भी वो कैसे भी मम्मी को थोड़ा सा मस्का मार के वो साइकिल चुपके से बाहर लेके ही जाता था। खुद ही अपना धक्का मार मार के कैसे तो भी एक पेडल पे बैलेंस करते लगता था। शुरू शुरू में बहुत बार गिरता था, और जब वो बहुत बड़े मात्रा में गिरने लगता था, टूट फूट जाता था, तब उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता था। तब थोड़ी देर के लिए उसको लगता था कि नहीं, ये साइकिल चलाना मेरे बस की बात नहीं है, इसे मैं नहीं चला पाऊंगा कभी ज़िंदगी में। और वो थक हार के फिर से अपनी साइकिल घर में रख देता था। ऊपर से उनको घर की डांट भी खानी पड़ती थी, फिर डॉक्टर के इंजेक्शन भी लेने पड़ते थे, बहुत सारी शुरू में बहुत दिक्कतें रहती थी। फिर कुछ दिन बाद अपने दोस्तों को साइकिल पे जाते हुए देखता था, तो फिर उसके मन में और जागृति आ जाती थी कि नहीं यार, मैं भी थोड़ी कोशिश करूँ, साइकिल सीख लूँ। फिर वो फिर से अपने मन को संकल्पित करके फिर वो साइकिल चलाने के लिए फिर शुरू होता था। बहुत हिम्मत के साथ वो फिर से साइकिल के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए अपनी कोशिश जारी रखता था। फिर गिरता था, फिर उठता था, फिर गिरता था, फिर उठता था। पर एक टाइम ऐसा आता था उसके लाइफ में कि उसको थोड़ा बहुत बैलेंस जमने लग जाता था। और वो जो थोड़ा बहुत एक सेकंड का जो बैलेंस जमने की जो खुशी रहती थी ना दोस्तों, वो खुशी उसका पूरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा देती थी। फिर उसको ऐसा लगता था कि नहीं, कुछ तो सत्यता है इसमें जो मुझे जमने लग गई है। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इस साइकिल पे कंट्रोल कर पाऊंगा, इस बैलेंस पे मैं कंट्रोल कर पाऊंगा। वैसा नहीं है, थोड़ा बहुत मुझे आने लग गया है, कुछ तो जमने लग गया है। फिर वो और हिम्मत के साथ और उत्साह के साथ जोश के साथ फिर साइकिल चलाना सीखता था। और एक दिन उसे पूरी साइकिल चलाना, पूरा कंट्रोल साइकिल का उसको आ जाता था। इसी तरह से इस साधना की विधि है। शुरू शुरू में हमें ये हमेशा लगेगा कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक। अब ये हर एक की अपनी अपनी मन की कैपेसिटी के अनुसार होगा। हो सकता है किसी को 3 महीने में जम जाए, हो सकता है किसी को 3 दिन में जम जाए, और हो सकता है किसी को 3 साल लग जाए। तो अपनी जिद नहीं छोड़ना दोस्तों, अपना संकल्प नहीं छोड़ना दोस्तों। हम अगर अपने संकल्प पे अड़े रहे, अड़िग रहे, तो निश्चित दोस्तों एक ना एक दिन हमें कामयाबी निश्चित मिलने वाली है। और हम उस दिन के बाद हमारे इस ऑटो मोड में कुछ अपने इच्छा अनुरूप कम ज़्यादा करने की दखल अंदाजी कर पाएंगे। दोस्तों फिर एक बार हम उस
बुध राहु के जड़ योग पर हम जाते हैं। अब ये बुध राहु का जड़ योग जो है ये एक उदाहरण है, ऐसे सभी योगों के ऊपर मैं बात करूँगा, पर अभी तो ये इस एक छोटे से उदाहरण के अनुरूप समझने के लिए हम इस एक ही उदाहरण को लेकर चल रहे हैं। अब ये बुध राहु का जो जड़ योग है दोस्तों, ये किसी के पत्रिका में, किसी की कुंडली में बहुत अच्छे स्थिति में होगा और किसी की कुंडली में बहुत बुरे स्थिति में होगा, किसी की कुंडली में मध्यम स्थिति में होगा। हर एक के स्थिति में, हर एक की जो स्थिति है कुंडली की, उसमें ये ग्रह योग बनने का जो कॉम्बिनेशन बना है उसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में बहुत अच्छे से डिटेल में सोचा है। फिर से अगर मैं दोहरा दूँ तो हर एक के अपने अपने पुराने कर्मों के हिसाब से उसको उसके कैपेसिटी के अनुसार इस जन्म में वो ग्रह योग की स्थिति वहाँ पर मिली। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे कुंडली में बुध कमजोर है या नीच राशि का है, इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर का वो जो रिसीविंग स्टेशन है, जो बुध से आने वाले एनर्जी को खींच रहा है मेरे तरफ, वो उतने अनुपात में नहीं खींच पा रहा। या यूँ समझिए कि बुध की एनर्जी हमारे उस अहंकार के परत तक तो पूरी तरह से आ रही है, पर जो अंदर रिसीव होने वाली जो एनर्जी है वहाँ से वो कम मात्रा में हो रही है, और उस वजह से जो अंदर से फिर बाहर जाने वाली एनर्जी है, रिफ्लेक्ट होने वाली एनर्जी है, वो भी उस मात्रा में कम हो रही है। तो ये दोनों एनर्जी अच्छे या बुरे या कम या ज़्यादा मात्रा में परावर्तित होने की वजह से उस अनुपात में हम पर वैसे वैसे उसका असर हो रहा है। यहाँ तक हम पहले ही जान चुके हैं। तो ये जो हम अब साधना करने जाएंगे, तो इन साधनाओं की वजह से हम अपने आप को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करते जाएंगे। जैसे उस बच्चे का साइकिल के ऊपर थोड़ा कंट्रोल आने लगता है, वैसा ही हमारा अपने मन के ऊपर थोड़ा कंट्रोल आना चालू होगा। और फिर जैसे ही हम उस बुध और राहु इन एनर्जीज के ऊपर कंट्रोल करना सीखते जाएंगे, वैसे वैसे फिर हम हमारे इच्छा शक्ति से, संकल्प शक्ति से और क्रिया शक्ति से हमारे कंट्रोल को और अच्छे से डेवलप करते जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये ठहरा लीजिए कि हम हमारे जीवन के जो भी 20 मिनट 25 मिनट इस साधना के लिए देंगे, हमारी सातत्यता, हमारा ये दृढ़ निश्चय और हमारी इच्छा शक्ति, ये तीनों चीज़ों से ही हमारा अभ्यास आगे डेवलप होते जाएगा। हम इस प्रकृति के प्रोसेस को धीरे धीरे समझने लग जाएंगे, और जो ये हम अभी तक ऑटो मोड पर चल रहे थे, वो ऑटो मोड का थोड़ा कंट्रोल हमारे हाथ में हम ले पाएंगे। तो इस प्रोसेस को 100% समझकर 100% हम अपना खुद का लिया हुआ अनुभव लेकर ही हमें आगे बढ़ना है। कौन क्या बोल रहा है, किस में क्या लिखा है, कौन सा धर्म क्या बता रहा है, इन सब बातों से हमें कोई लेना देना नहीं। हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं, ये हम अपने आप के लिए कर रहे हैं। हम खुद अपना प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, अगर हमको उसका अनुभव आ रहा है तो हम वो कर रहे हैं। फिर हमें इस कार्य से करने के लिए किसी ने भी रोकने को नहीं। फिर हम अपने आप के मालिक हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं। नमस्कार।